नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की जो घटना है, कहानी है, ये चंदन जी ने भेजा है। चंदन जी वेस्ट बंगाल कोलकाता के रहने वाले हैं और ये घटना 1990 की है। तो चलते हैं दोस्तों चंदन जी के इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हाईवे 33 के इस सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम चंदन है। मैं बंगाल का रहने वाला हूँ। ये जो बात है ये 1990 की है। मैं जवान था, करीब 23-24 साल का हो गया था। मेरे पिताजी एक मिल में मजदूरी करते थे, काम करते थे और उसी पैसे से हमारा घर बार चलता था। उसी पैसे से मेरी पढ़ाई भी चल रही थी। लेकिन हम कम पैसे में भी हम लोग बहुत खुशहाल थे। हम उसी पैसे में अपना घर बार को अच्छी तरह से चला रहे थे और कुछ पैसे हमारे पिताजी जोड़ भी रहे थे मेरी बड़ी बहन की शादी के लिए। और वो दिन आ चुका था और शादी भी हमारी बहन की हो चुकी थी। कुछ उधार तो लेने पड़े थे और पिताजी ने बोला था कि धीरे धीरे करके हम चुका देंगे। लेकिन हम लोग बहुत खुश थे। कम पैसे में भी हमारा परिवार सही ढंग से चल रहा था, यानी कि हम लोग के पास में कोई ऐब नहीं था। हम सादा जीवन जी रहे थे, सादा खाना खा रहे थे। तो हमारी कोई ऊपरी खर्च तो था ही नहीं। ना मेरे पास में ऐसा कुछ था, ना पिताजी के पास में। मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी और मेरे से दो छोटी बहनें अभी पढ़ाई कर रही थी। अभी उनका भी शादी का जिम्मा हमारे पिताजी के ऊपर या मेरे ऊपर में लगा हुआ था। पिताजी बिटिया की शादी से, मेरी बहन की शादी से खुश थे। बिटिया की घर बार बहुत बढ़िया था और बिटिया बहुत सुख और आराम से अपने घर में रह रही थी। वो कई बार मेरे पिताजी को कुछ पैसे देने की कोशिश किया कि आप जो कर्जा है उसको चुका दीजिए। लेकिन पिताजी ने बिल्कुल मना कर दिया था कि नहीं, हम ऐसा काम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। अपना पैसा बेटा अपने पास में रखो, अपने परिवार पर खर्च करो। ये पैसा हम लोग नहीं ले सकते बेटा, हमारा धर्म नहीं है। मेरी बहन थोड़ा निराश तो हुई थी, लेकिन मैंने समझा दिया था कि देखो ऐसा नहीं होता है, आप अपना पैसा अपने पास में रखो। यानी कि पिताजी कभी नहीं मानेंगे इस बात के लिए और मैं भी नहीं मानूंगा। मेरी बहन अब समझ गई थी कि हम लोग खुददार हैं और ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे। और इस तरह हमारा घर परिवार चल रहा था। लेकिन पिताजी का एक दिन एक्सीडेंट हो गया रोड पर। पिताजी घायल हो चुके थे। अब हम लोगों ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। इलाज उनका शुरू हो चुका था। बहुत पैसा उनमें खर्च हुआ। हमें कर्ज भी लेना पड़ा ब्याज पर, वो भी घर का अपना जो पेपर था वो रख करके। मेरी बहन जो शादीशुदा थी उसने भी दोबारा आई थी मदद करने के लिए, लेकिन हमने मना कर दिया था कि नहीं बहन, तुम रहने दो, हम घर को अपना गिरवी रख लिए हैं, जब पैसा आएगा तो हम छुड़ा लेंगे, जब मैं अपना काम करूँगा। अब मैं उसको समझा दिया था। पिताजी तो ठीक हो गए थे, लेकिन कमज़ोर हो गए थे और चलने से लाचार भी हो गए थे। एक पैर में उनको तकलीफ़ हो गई थी। तब वो नौकरी से तो उनकी छुट्टी हो गई थी। अब घर पर आकर के वो बैठ गए थे। अब जो जिम्मेदारी थी अब सारा मेरे ऊपर में आ चुकी थी। अब मैं पढ़ाई छोड़ करके काम धंधे के जुगाड़ में लग चुका था और जहाँ जहाँ लोग बताते थे मैं उस जगह पर जाता था नौकरी मांगने के लिए। लेकिन नौकरी मिलना इतनी आसान नहीं था।
ऐसे ऐसे काम जो मिल रहा था दिहाड़ी मजदूर का, वो मेरे से हो नहीं पाता था। लेकिन मैं भरपूर कोशिश करता था कि मैं कैसे भी घर को, परिवार को अपना चलाऊं, और कुछ ऐसा मैं काम भी करने लगा था मजदूरी का। और अब जो हमने ब्याज पर पैसा लिया था मकान का पेपर रख कर के, वो अब तगादा करने लगे थे। वो कह रहे थे कि हमारा पैसा लौटा दो, टाइम हो चुका है। ब्याज तो हम लोग दे रहे थे कैसे भी करके, लेकिन वो तो जिद पर अड़ गए थे कि पूरा का पूरा पैसा हमारा वापस करो, टाइम मियाँ तुम्हारा पूरा हो चुका है। हम उनसे मोहलत मांग रहे थे, लेकिन वो लोगों ने मोहलत नहीं दिया। हर तीसरे दिन 4-5 लड़के तो नहीं बोला जा सकता, वो जवान थे, और आकर के हमें धमकाने लगते थे, गाली गलौज करते थे, मेरे साथ बदतमीजी करने लगे थे। कई बार मुझे धक्का भी दे दिया था। मेरी माँ, मेरी छोटी बहनें ये सब देख करके डर जाती थी और बोलती थी कि भाई कैसे भी करो इनका पैसा वापस किया जाए, बड़ी बहन से मदद मांग लो, शायद वो मदद कर दे। लेकिन मैं इस चीज़ पर विश्वास नहीं करता था, यानी कि बहन आप लोग शांत रहो, कुछ ना कुछ होगा, मैं करूँगा। और मैं पैसे के जुगाड़ में लगा हुआ था कि कहीं से भी पैसे आ जाए तो इनके पैसे मैं इनको वापस कर दूं और अपना ज़मीन, घर का कागज़ जो है वापस ले लूं। और एक दिन वो एक लड़का जो था, जो तगादा करने आता था पैसे का, वो अकेला ही आया था। उसकी उम्र करीब 30-32 साल के आसपास रही होगी। और आज जो वो बड़े प्रेम से बोल रहा था, वो बोलने लगा, देखो भाई चंदन, बुरा मत मानना, हम लोग का यही काम है। हमारा जो सेठ है हमें इसी बात के लिए पैसा देता है कि लोगों को धमकाया जाए, डराया जाए, उनसे ब्याज लिया जाए, तगादा किया जाए। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हमें कोई कौन पैसा देगा। आज उसकी ये सब मीठी बातें सुन कर के मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये तो कड़वा बोलने वाला इंसान, गाली देने वाला इंसान, और आज इतनी मीठी बोली कैसे बोल रहा है। ज़रूर कुछ ना कुछ चक्कर है। ये तो 2-3 बार मुझे धक्का भी दे दिया था, और आज जैसे इसके मुंह से मिश्री सा मीठा बोल निकल रहा था। फिर अपने वो मुद्दे पर आ गया था। वो बोला, भाई सेठ ने तुम्हें बुलाया है, चलो मेरे साथ में और मिल लो, बहुत ज़रूरी काम है और तुम्हारे फ़ायदे के लिए है। मैंने बोला कि क्या काम है, आप यहीं बता दो, मेरा सारे परिवार यहीं बैठा हुआ है, सबके सामने बोलो आप। बोला, नहीं भाई, मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं है इस बारे में, लेकिन है तुम्हारे भले के लिए। मैंने बोला, जो भी काम है मेरे को खुल के बताओ, मेरा मम्मी है, मेरे पापा देखो लेटे हुए हैं, मेरी दोनों बहनें हैं, सब तो सुने, तब मैं आपके साथ चलूँगा। लेकिन वो बोला, देखो भाई, मुझे पूरा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि इस काम से तुम्हारा जो घर का कागज़ है वापस मिल सकता है और कुछ पैसे भी तुम्हें नगद मिल सकते हैं। मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, अगर तुम ये काम पूरा कर लोगे तो तुम्हारा कागज़ भी मिल जाएगा और तुम्हें नगद पैसा भी मिल जाएगा। मैं मम्मी की तरफ देखने लगा था, मम्मी पापा की तरफ देख रही थी और पापा की आंखें सोच में डूबी हुई थी। वो पापा बोल उठे कि बेटा बुरा मत मानना, ये मेरा इकलौता बेटा है और यही मेरा बुढ़ापे का सहारा है। कुछ ऐसा काम मत कराना कि हम जिंदगी भर पछताएं। वो जो बंदा था बोला, नहीं नहीं अंकल, ऐसा कोई बात नहीं है, आप एक बार भेज दो अपने बेटे को, सेठ से मिल ले, अगर हो सकता है तो करे, नहीं तो मना कर देगा, ज़बरदस्ती तो कोई काम कराने से रहा। मैं उनकी बात समझ गया था। बोला, ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ, जब तक मैं काम समझूंगा नहीं तब तक मैं हाँ नहीं बोलूँगा। मैं पिताजी को भी, माँ को भी, अपनी बहनों को समझा करके उस आदमी के साथ में चल पड़ा था। वो अपने सेठ के पास में ले गया, बड़ी सी
बड़ा सा घर था उसका, नौकर चाकर लगे हुए थे, बड़ी बड़ी कारें खड़ी थी वहाँ पर। पैसे वाला था, उसको किस बात की कमी थी। हम बाहर बैठे रहे, उसके जो ऑफिस था एक के अंदर में कई लोग बातचीत कर रहे थे। आखिरकार 1 घंटे के बाद में वो लोग बाहर निकले तो मैं उस बंदे के साथ में अंदर गया। सेठ बोला बैठो, पानी वानी पियो। अब कैसे हैं तुम्हारे पिताजी? नहीं, मैं बोला कि अब पिताजी ठीक हैं, लेकिन अब एक तरह से कहा जाए तो आप ही हो चुके हैं, कि पैर उनका अब चलने लायक नहीं है। एक पैर बैसाखी पर चलते हैं, डंडा के सहारे चलते हैं। अब वो सेठ अफसोस जताने लगा था और फिर वो अपने मेन मुद्दे पर आ चुका था। बोला भाई चंदन, ये काम है जो तुम कर सकते हो, और इस काम को जो मैं बताऊंगा अगर तुम ना कर सको तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम अपने अंदर ही रखना इसको, हाँ बोलो या ना बोलो, लेकिन ये जो बात है बाहर जानी नहीं चाहिए। मैंने बोला ठीक है जी। तब उसने उस आदमी को बाहर भेज दिया जो मेरे को लेके आया था यहाँ पर। अब उस ऑफिस में मैं और सेठ जी 2 ही आदमी थे। वो बोले कि देखो मैं कुछ भूमिका नहीं बांधूंगा, बड़ा सीधा सा बात करता हूँ आपसे। एक मेरा पुराना घर है, उस घर में कोई भूत प्रेत आ गई है और एक तांत्रिक से मैंने उसको झाड़ फूँक करवाया था और वो तांत्रिक ने उसको भगा दिया था, लेकिन फिर वो दोबारा उस घर में आ चुकी है। अब वो जो तांत्रिक हैं वो अब बुजुर्ग हो चुके हैं और बीमार भी हैं, तो अब तो उस जगह पर वो जा नहीं सकते और उसमें तुम्हारी अब मदद चाहिए। मैंने कि इसमें मैं तो कोई तांत्रिक नहीं हूँ जी कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊँगा। मैं डरते हुए बोला उनसे कि भूत प्रेत का नाम लेते ही मुझे डर सा लगा था। बोला नहीं नहीं, तुम्हें कोई तांत्रिक वाला काम नहीं करना है, बस वो जो तांत्रिक बताएंगे वो वैसे ही विधि तुम्हें करनी है, वो भी रात को और अकेले में। सोच लो, यानी कि सेठ जी इसमें तो खतरा भी हो सकता है। बोले हाँ खतरा हो सकता है, अगर तुम उस तांत्रिक की बात के मान के चलोगे तो तुम 100% बिल्कुल सुरक्षित रहोगे। अगर तुम उसकी बात को नहीं मानोगे तब तुम पर खतरा हो सकता है, उस तांत्रिक ने कहा है। यानी कि सेठ जी इस काम के लिए तो आपको बहुत सारे लोग मिल सकते थे, आपके भी लोग हैं। सेठ जी हंसने लगे, बोले हाँ मेरे पास तो नौकरों की बहुत झुंड है, बहुत लोग हैं, लेकिन उस तांत्रिक ने जो बताया है कि हमें कुंवारा लड़का चाहिए, वो भी पढ़ा लिखा हो। यानी कि इसमें कुंवारा से और पढ़ा लिखा से क्या मतलब है? बोले कुछ मंत्र है जो संस्कृत में है, उसको पढ़ना है। अब ये सारी बातें तो तांत्रिक तुम्हें बता पाएंगे, मैं तो इसके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। अगर तुम कर सकते हो बेटा तो तुम्हारा घर का कर्जा माफ़, और तुम्हें मैं कुछ पैसे भी दूंगा। और एक नोटों का गड्डी निकाल करके टेबल पर रख दिए थे। बोले ये देखो 50,000 रुपये है नगद, और जो घर का पेपर है ये भी रहा, वो भी एक पेपर निकाल करके मैं सामने रख दिए थे। बोले तुम दोनों चीज़ लेके जा सकते हो, लेकिन शर्त यही है कि जैसे वो तांत्रिक बताए और तुम वो काम कर दो। इसमें तुम्हारा भी भलाई है और मेरा भी भलाई है। मैं उस घर को अब बेचना चाहता हूँ, लेकिन वो घर कोई खरीद नहीं रहा है। जो भी उसमें घर खरीदने की कोशिश करता है और कुछ न कुछ भूतिया घटनाएं शुरू हो जाती है, उन लोगों के सामने ही है, तो सब लोग डर जाते हैं। अब मैं सारा खेल
उस सेठ जी का समझ गया था कि मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। लेकिन मैं अपने घर की स्थिति देखते हुए मैं निर्णय तो ले लिया था कि मैं ये काम ज़रूर करूँगा, क्योंकि इसमें सिर्फ मुझे तो जो जो विधि बताना है वही मुझे करना था, और कोई तो मुझे तांत्रिक क्रिया तो आता नहीं था। मैं बोला ठीक है सेठ जी, मैं अपने परिवार से एक बार ज़रूर राय विचार करूँगा और इसके बाद मैं आपको बता दूँगा। वो सेठ जी लंबी सांस लेते हुए बोला कि आप ऐसा करो, आप ये पैसे भी ले जाओ और अपना मकान का कागज़ भी ले जाओ, और अपने पिता से, अपनी माँ से, बहन से, जो जिससे भी हो आप पूरी बातचीत कर लो। हमारी तरफ से आप ना भी कर सकते हो और हाँ भी कर सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं कुछ पल तो सोच में डूबा हुआ था। फिर वो सेठ जी ने बोला, क्या सोच रहे हो बेटा, आप ले जाओ, अगर तुम्हें ना करना हो तो ये पैसे भी वापस ले आना और पेपर भी वापस ले आना। मैं समझ गया कि अब मुझे क्या करना है। मैं पेपर भी उठा लिया और पैसे भी उठा करके वहाँ से चल पड़ा था। मैं अपने घर आ गया था। मैं खुश भी था और मायूस भी था, दोनों चीज़ मेरे साथ में चल रही थी। इस पैसे से मेरा बहुत कुछ हो सकता था। एक तो मेरा घर का कागज़ भी वापस मिल रहा था, कर्जा माफ़ था हमारा, और ये 50,000 रुपये बहुत बड़ा रकम था हमारे लिए, तो हम बहुत कुछ कर सकते थे। और यही सोचता हुआ मैं अपने घर पहुंच गया था और माँ को मैं अकेले में ले जा कर के सारी बात बताया। माँ तो डर गई थी, बोली नहीं बेटा नहीं, ऐसा काम नहीं करना है, बिल्कुल मना कर दो और उनके पैसे वापस कर दो और मकान का पेपर भी वापस कर दो। हम लोग पैसा आएगा तो हम ज़रूर छुड़ा लेंगे कहीं से भी। लेकिन मुझे पता था कि पैसा तो कहीं से आना तो है नहीं, जो कुछ करना है अब यही मेरे पास में मौका था। मैं पिताजी के पास भी गया, माँ भी साथ में थी, लेकिन पिताजी ने भी मना कर दिया। बोले बेटा हम बेघर हो जाएंगे, हम लोग रोड पर रह जाएंगे, लेकिन ऐसा तुम काम नहीं करोगे कि तुम्हारा नुकसान हो। मेरी बहनें भी सब मना कर दिया था, लेकिन मैं अब सोच लिया था कि ये काम मुझे तो ज़रूर करना पड़ेगा। अब फिर मैं समझाने लगा था माँ को भी, पिताजी को भी, अपनी बहनों को भी कि देखो हमें कोई तांत्रिक क्रिया तो करना नहीं है, बस जो तांत्रिक बताएगा वही मुझे विधि करनी है, वो भी रात में। और एक रात की तो बात है, एक रात में क्या हो जाएगा। बहुत मुश्किल से मैं सबको समझा पाया था, लेकिन मैं देख रहा था कि माँ की जो आंखें थी वो इस चीज़ के लिए मना कर रही थी, वो मान नहीं रही थी। पिताजी की भी यही हाल था। लेकिन मैं अब सोच लिया था कि मुझे अब उस तांत्रिक से जाकर मिलना है। पहले तो सेठ के पास में जाना पड़ेगा और फिर मैं तांत्रिक से मिल पाऊंगा। मैं वापस अब सेठ के पास में पहुंच गया था। सेठ बोला आओ बेटा आओ, मुस्कुराते हुए, क्या फ़ैसला किया। मैंने बोला जी मुझे आप तांत्रिक से मिलवा दीजिए, मुझे क्या करना होगा। सेठ जी खुश हो गए थे और फिर उसी बंदे को जो मेरे को लेने आया था और उसके साथ हमें उस तांत्रिक के पास में भेज दिया था। मैं उस तांत्रिक के घर पहुंचा था। वो वाकई में बुजुर्ग आदमी था और उसने जो कुछ मेरे को बताया मैं करने के लिए तैयार हो चुका था। वो एक मंत्र हमें दिया था, बहुत छोटा सा मंत्र था और उसको हमें याद रखना था, याद करके कंठस्थ करना था। उस मंत्र का हमें जाप करना था बस। और एक दीपक था, वो दीपक को जला करके रखना था और उसमें जो तेल था वो भी स्पेशल तेल था, उस तांत्रिक का बनाया हुआ। उस तांत्रिक ने बोला कि देखो जब तुम ये विधि करोगे ना तो उस घर में तुम्हें डराने के लिए बहुत तरह के
वहाँ पर विपत्ति आएंगी। लगेगा तुम्हें कोई वहाँ पर भगाने की कोशिश कर रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है। कुछ पत्थर भी गिरेंगे, कुछ हड्डियाँ भी गिरेंगी। इस तरह का माहौल बन जाएगा कि तुम डर जाओगे, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। दीपक को जला के रखना है। और जो ये मंत्र है इसको तुम बस जपते जाओ और कुछ नहीं करना है। जब तुम दीपक जलाओगे ना तो उसकी जो रोशनी है, जो उसका लोह है, उसमें ध्यान से देखोगे तो वो नीली जलेगी। उस घर में जब आत्मा है तो उसकी रोशनी जो थी होगी, जलेगी, तब नीली हो जाएगी। और जैसे ही वो आत्मा उस घर को छोड़ देगी, वो जो लौह है वो बिल्कुल पीली हो जाएगी। तब तुम समझ सकते हो कि उस घर से वो आत्मा सदा के लिए चली गई है और फिर वो घर उस प्रेत आत्मा से मुक्त हो गया होगा। बस इतना ही से काम है। मैं सारी बात समझ गया था। वो बोलने लगे तांत्रिक कि देखो, वो जो भी प्रेत आत्मा है तुम्हें बहुत बस में करने की कोशिश करेगी, बहुत तरह का प्रलोभन करेगी। अगर वो लड़की है तो अपना सुंदर रूप दिखाएगी, तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगी। लेकिन बेटा, उसके जाल में बिल्कुल नहीं फंसना है। तुम उसकी तरफ देखना ही मत, उसकी आंखों में निगाह बिल्कुल मत डालना। बस तुम्हें अपने दिए के ऊपर में, उस लौ के ऊपर में ध्यान रखना है और उस मंत्र को पढ़ते जाना है। मैं समझ गया था कि अब ये तो मैं कर लूँगा, आसानी से कर लूँगा। मंत्र भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था और मुझे याद हो गया था। मैंने कि महाराज कब से करनी है ये पूजा, कब जानी है? बोले कि बस 5 दिन के बाद 6वें दिन अमावस्या की रात है और उसी रात को ये सब पूजा करना है, 12 बजे के बाद में। मैं अब वहाँ से चल पड़ा था उस आदमी के साथ में, सेठ जी के पास में। सेठ जी को मैं सारा कुछ बता दिया था कि अब 5 दिन के बाद में उस घर में हमें जाना है, वो भी रात में। तो हम एक बार उस घर को देखना चाहते थे कि घर कैसा है, माहौल कैसा है। और सेठ जी ने उस आदमी के साथ मुझे उस घर में भेज दिया था। वो भी घर बहुत एक हवेली की तरह था, लेकिन बंद था। गंदगी हर जगह वहाँ पसरी हुई थी। लग रहा था कि काफ़ी दिनों से वहाँ पर सफाई नहीं हुआ है। मैं हर एक कमरा देखता रहा था। दिन का टाइम था और मुझे डर भी नहीं लगा था। सब कुछ आराम से मैं पूरा उस हवेली में घूमता रहा था, लेकिन मुझे कहीं पर भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ा जो मुझे डरा दे। और फिर हम वहाँ से वापस आ गए थे। मैं देख लिया था जगह को कि मुझे कहाँ पूजा करना है, किस जगह पर घेरा बनाना है। तांत्रिक ने सब कुछ हमें समझा दिया था। अब मैं अपने घर वापस आ चुका था और सब बातें मैंने अपनी माँ, पिता, अपनी बहनों को बताया था कि बहुत आसान सा काम है, बस मुझे डरना नहीं होगा। लेकिन पिताजी मुझ पर नाराज़ थे। बोल रहे, बेटा इसमें बहुत खतरा है, तुम मेरी बात को मान लो और ये अपना जिद जो है छोड़ दो। माँ भी मुझे समझा रहे थे कि देखो बेटा, पैसा कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे साथ में कुछ हो गया तो हम लोग तो कहीं कभी नहीं रहेंगे। वो समझाती रही, लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ चुका था। मुझे ये घर को बेचना नहीं था, ना इस घर को अब अपना वो सेठ के पास में जाने देना था। ये घर हमारा था और हमारा ही रहे। अब मैं निश्चित टाइम पर उस घर में पहुंच गया था। मैं अपना जो जगह चुना हुआ था उस जगह पर अपना सामान सब रख दिया था, दीपक रख दिया था और उस तेल से एक गोल घेरा मैंने जैसे तांत्रिक ने बताया था मैं बना लिया था, उसी तेल से, जिस तेल से हमें दीपक को जलाना था। और मुझे कुछ नहीं करना था, बस वो जो मंत्र था उसका मुझे
अपने मन में जाप करना था। बस सिंपल सा काम था और मैं अपना काम स्टार्ट कर चुका था। उस घर में बिल्कुल मैं अकेले था। सेठ ने मुझे चाबी दे दिया था और मैं वो अंदर से घर को बंद कर दिया था कि ताकि कोई चोर लुटेरा उसमें घुस ना पाए, मैं अपना काम आराम से कर पाऊँ। डर तो मुझे लग रहा था, लेकिन मैं अपना सिस्टरों का मुंह देख करके, माँ का मुंह देख करके, पिता का मुंह देख करके और मैं डर को दूर भगा दिया था कि मैं थोड़ा सा हिम्मत करूँगा तो वो पैसा भी हमारा होगा, वो घर भी हमारा होगा, सब कुछ मैं आसानी से पा जाऊँगा। और मैं अपना काम में लग चुका था। मैं तेल से गोल घेरा बना दिया था पूरा एक कमरे का बीचों बीच में, और उसके अंदर मैं बैठ गया था। सब कुछ शांत था। वहाँ पर मुझे कहीं भी नहीं लग रहा था कि वहाँ कोई भूत प्रेत है या कोई चुड़ैल है। बिल्कुल शांति हर जगह फैली हुई थी। कमरे की लाइट जल रही थी और इसके बाद में दीपक में तेल भरा मैं और दीपक को जला दिया था। और वाकई उसमें जो लौ था उसमें नीली रोशनी सी मुझे छोटी सी दिखाई पड़ने लगी थी। शायद इसी की बात वो तांत्रिक कह रहा था। अब मुझे समझ में आ गई थी। वो बोला था कि जब इसकी जो नीली लौ है वो पीली हो जाए तो समझ लेना कि वो घर में कोई भूत प्रेत आत्मा कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ वहाँ से गायब हो चुकी है। अब मैं फिर अपना वो मंत्र को उच्चारण करने लगा था अपने मन में। करीब आधा घंटा से अधिक बीत चुका था। बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था पूरा घर। वो अगर कोई सांस भी लेना तो मुझे आवाज़ वो सुनाई पड़ जाए, लेकिन हर तरफ शांति शांति थी। कुछ भी मुझे नहीं लग रहा था कि कोई भूत प्रेत इस घर में है। मुझे तो लगा था कि जो लोग बाग अफवाह फैलाए हैं इस घर में कि भूत प्रेत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब ये लग रहा था कि मुझे एक कहानी ही है, डरावनी कहानी है, लोगों द्वारा फैलाई गई। ये घर तो बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन जो नीली रोशनी जल रही थी, जो तांत्रिक बताया था, अब मुझे उस पर थोड़ा सा संदेह होने लगा था कि जो बोला था कि अगर नीली रोशनी जल जाए तो समझ लेना कि उस घर में भूत प्रेत ज़रूर है। और मैं अपना मंत्र को उच्चारण अपने मन में करता चला जा रहा था। और तभी मुझे लगा कि जो लाइट जल रही थी अचानक वो जलने बुझने लगी थी और दूर दरवाजे के पास से जिसे कोई चल करके आ रहा हो वैसी पदचाप हमें सुनाई पड़ने लगी थी। और धीरे 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 वो जो पैरों की आवाज़ थी वो मेरे पास में बिल्कुल नज़दीक में आकर के रुक गई थी। अब मैं समझ गया था कि ज़रूर इसमें आत्मा भूत वगैरह है और यही हमारे पास में आया है। अब कौन है मुझे नहीं मालूम, ना मैं उसके तरफ देखना भी चाहता था कि तांत्रिक ने बिल्कुल मना किया था कि उसकी तरफ बिल्कुल भी मत देखना, चाहे तुम्हें कितने भी डराने की कोशिश करे, कोई प्रलोभन दे, तुम्हें रिझाने की कोशिश करे, लेकिन नहीं देखना है बिल्कुल भी। अब वही मैं कर रहा था। मेरा ध्यान बस उस लो पर थी दीपक के, और उस मंत्र को मैं पढ़ता जा रहा था। वो जो आवाज़ आकर रुकी थी, अब वो एक लड़की की आवाज़ हमें सुनाई पड़ने लगी थी मेरे पीछे से। वो सुबक रही थी, पहले धीरे धीरे, फिर उसकी जो रुलाई थी वो तेज होने लगी थी, और फिर वो एकाएक जो रुलाई थी वो रुक गई थी। बहुत दर्द भरी वो रुलाई थी उस औरत की या लड़की थी, जो मैंने देखा नहीं था, लेकिन आवाज़ से पता लग रहा था कि जो आवाज़ है किसी जवान लड़की का है या औरत का है। वैसे ही मुझे महसूस हो रहा था, लेकिन मैं अपने ध्यान में लगा हुआ था, मंत्र का जाप कर रहा था। तभी औरत बोलने लगी कि बाबू, आप मुझे इस घर से क्यों भगाना चाहते हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं इस घर में बरसों से रह रही हूँ, मुझे इस घर में रहने दो। आप अपना सामान उठाओ, आप यहाँ से चले जाओ, मैं आपको कुछ नहीं करूँगी।
आप आराम से यहाँ से जा सकती हो बाबू। मुझे इस घर में रहने दो, ये मेरा घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। अगर आप इसी तरह रुके रहोगे तो मैं आपको मार दूंगी। वो डरावनी बातें सुनकर के एक बार तो मेरे अंदर सिहरन पैदा हो गई थी, लेकिन मैं डरा नहीं। तांत्रिक ने बोला कि इस तरह की बातें तुम्हारे ज़रूर सामने आएगी, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं डरा था। मैं अपना जो काम था वो कर रहा था, लगातार कर रहा था। उस मंत्र को पढ़ रहा था। मेरी ध्यान बिल्कुल दिए के लो पर थी। वो अभी भी मुझे नीली ही दिखाई पड़ रही थी। उस घर में तो चुड़ैल थी ही, तो जाहिर सी बात है कि नीली रोशनी तो उसकी होनी ही थी। लेकिन कुछ नहीं बोल रहा। वो अब और जो लड़की थी जो मेरे से बात करना चाह रही थी, अब वो गुस्सा हो चुकी थी। अब उसकी जो आवाज़ था बिल्कुल जैसे फटे हुए बांस, फटे हुए ढोलक की आवाज़ हो, एकदम कर्कश सी आवाज़ हो, वैसी आवाज़ होने लगी थी। वो कभी आगे मेरे आगे सामने आ जाती थी, लेकिन मैं उसकी तरफ कभी देखा नहीं। बस आवाज़ से महसूस कर रहा था कि कभी आगे से बोल रही थी, कभी पीछे से, कभी बाएं दाएं से, हर तरफ से घूम करके वो मुझे डराने की कोशिश कर रही थी। ऐसी डरावनी आवाज़ें सुन करके और डर तो मुझे अंदर से कई बार लगा था, लेकिन मैंने उस डर को दूर भगा दिया था और फिर अपना ध्यान जो था उस दिए की लो पर लगा रखा था और मंत्र को जाप बराबर किए जा रहा था। वो लग रहा था कि पूरे जो घर है उसके अंदर में अब तूफान सा आ गया हो। तेज तेज की हवा चलने लगी थी। मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं उस तूफान से ये जो दिया है बूझ न जाए। और वो जो दिया था बिल्कुल शांत लो था उसका, जैसे उसके हवा के ऊपर, हवा से, तूफान से कोई असर ही ना हो रहा हो। और सबसे विचित्र बात थी, उस जैसे मैंने दिया जलाया था उसमें से एक सुगंध सी निकल रही थी। वो जब दिया जलाते ही उसमें से सुगंध निकलने लगा था, जैसे अगरबत्ती को जलाते टाइम सुगंधित धुआं निकलता है, वैसे ही उसमें से निकल रहा था। और बिल्कुल जो लो था बिल्कुल शांत अपना जल रहा था। और मुझे भी महसूस नहीं हो रहा, इतना कमरे में तेज तेज हवा चल रहा था, लेकिन हम जिस गोल घेरे में थे वहाँ पर वो हवा पहुँच नहीं पा रहा था। कुछ देर तो ऐसे ही चलता रहा था और फिर पहले की तरह बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। बिल्कुल शांति हो गई थी हर जगह में। मेरा कान तो आहट सुन रहा था, आवाज़ सब सुन रहा था, लेकिन मेरा ध्यान बस वो दिए की लो पर था। लेकिन अभी भी वो जो दिया का लो था वो पीला नहीं हुआ था, वो अभी भी नीला जल रहा था। अब मुझे बिल्कुल मालूम हो चुका था कि जो शांति है ना, एक छलावा है। अगर मैं यहाँ से उठा तो जो चुड़ैल है वो मुझे छोड़ेगी नहीं। वो बस अपना जो प्रक्रिया है वो बंद कर दिया है डराने का, वो कहीं छुपी हुई है। और जैसे ही मैं इस गोल घेरे से बाहर निकलूँगा तो वो मुझे तो मार ही डालेगी। मैं अपना वही मंत्र अब जपता जा रहा था। तेल कम होता दिया में तो मैं तेल डाल देता था। एक तेल बहुत जल्दी से जल रहा था, उसमें से सुगंधित हवा हर तरफ अब फैलने लगी थी उस दिए की खुशबू से। अब माहौल जो था धीरे धीरे अब बदलने लगा था। वो जो घर था अब कहीं से भी शोर मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा था। शांति एकदम जैसे कोई घर में हो ही ना हो। और वही हुआ। थोड़ी देर के बाद में जो दिए का लो था वो बिल्कुल नीला से अब पीले रंग में बदलने लगा था। लेकिन इसमें बहुत टाइम लगा था, बहुत टाइम इसमें लगा था। लेकिन मैं अपने काम में लगा रहा था। दिया में तेल कम होते ही मैं उसमें भर देता था, डाल देता था और मंत्र को जाप लगातार मैं करते रहा था। मैं उस गोल घेरे से बिल्कुल भी नहीं हिला था। अब जो रोशनी थी उसकी दिया की लो की, वो पीली लगातार जल रही थी। तांत्रिक के कहे अनुसार जब वो पीली रोशनी हो जाए तो समझ लेना कि अब वहाँ उस घर में कोई भूत प्रेत, कोई आत्मा अब नहीं है। वो घर को छोड़ कर के जा चुकी है या जा चुका है। तब
तुम उस घर से निकल सकते हो। लेकिन मुझे अभी भी डर लग रहा था। मैं सुबह तक उस घर में इंतज़ार किया था और उस घर से मैं सही सलामत बाहर खुली हवा में सांस ले रहा था। अब मुझे बहुत आनंद आ रहा था। आनंद इसलिए आ रहा था कि आज से ये जो घर है अब ये सेठ के पास में नहीं जाएगा, ये मेरे पास ही रहेगा और वो जो पैसा है सेठ ने दिया है वो भी मेरे पास रहेगा। और मैं ये खबर सुनाने सेठ के पास चल पड़ा था। सेठ भी मेरी बात को सुन करके बहुत खुश हुआ। बोला, मैं बोलता था ना कि तुम कर लोगे, शाबाश, आज से तुम्हारा वो घर तुम्हारा हुआ, वो पैसे भी तुम्हारा हुआ, और कोई ज़रूरत हो तो मेरे पास में आ जाना। मैंने बोला, सेठ जी जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा, बहुत बहुत आपका मेहरबानी। अब मैं अपने घर की तरफ चल पड़ा था कि ताकि मैं जल्दी से सारी बात अपने माँ पिता अपनी दोनों बहनों को बता सकूं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी घटना। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी स्टोरी है, कोई घटना है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे दूसरे चैनल पे भी विजिट कीजिएगा। उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ डली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। और चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार आप ज़रूर विजिट कीजिएगा, ज़रूर उसमें जाइएगा। मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और फिर हम मिलते हैं दोस्तों अगले दिन एक नई कहानी में, एक नई घटना में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।